मैं डॉक्टर मधु दीक्षित RKIC कॉलेज के हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष आज रस प्रकरण को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ कि ये पूरा विवेचन आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में मदद करेगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी कक्षा में आप पढ़ेंगे रस प्रकरण। रस प्रकरण जो किसी भी काव्य की आत्मा होती है। काव्य का शरीर दो शब्दों से मिलकर बनता है, शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ से जो अर्थ ध्वनित होता है वो हमारे मन को आनंदित करता है और वो आनंद तत्व कहलाता है रस। तो आज की इस कक्षा में रस क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये हम पढ़ेंगे। तो रस प्रकरण से स्टार्ट करते हैं। रस का प्रादुर्भाव आचार्य भरत मुनि, जो कि संस्कृत के प्रकाट्य विद्वान थे, नाट्य शास्त्र के जनक थे, उनके इस सूत्र से हुआ। उन्होंने कहा विभावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी रस की उत्पत्ति नहीं, उत्पत्ति मीन्स जो चीज़ नहीं है उसे उत्पन्न होना, लेकिन निष्पत्ति का मतलब है कि जो चीज़ें हमारे अंदर छुपी हुई हैं उन्हें प्रकट होना। तो हर व्यक्ति के मन में कुछ स्थायी भाव रहते हैं। वो स्थायी भाव रोना, हंसना, गुस्सा होना, उत्साह से भर जाना, इस तरह के जो 9 स्थायी भाव हैं वो आश्रय के मन में, माने जिसे रस की प्रतीति हो रही है उसके मन में ये सदैव रहने वाले भाव हैं। इसीलिए सदैव रहने के कारण ये भाव कहलाते हैं स्थायी भाव। लेकिन जैसे क्लास में बैठे हुए 50 बच्चों में से अगर हम किसी एक बच्चे का नाम लेकर के बुलाते हैं तो वो एक बच्चा उठ करके अपनी उपस्थिति दर्ज करता है और खड़ा हो जाता है। ठीक ऐसे ही बहुत सारे स्थायी भाव एक साथ रहते हैं, लेकिन हम जिस रस से संबंधित स्थायी भाव को आवाज़ देते हैं वो स्थायी भाव उठ करके हमें उस रस की प्रतीति कराता है। रस प्रतीति कैसे होती है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर के स्थायी भाव को ही रस के रूप में प्रकट कर देते हैं। स्थायी भाव ही रस के रूप में प्रकट होता है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा काव्य, कुछ ऐसी कविता जिसे जब हम सुनते हैं, हंसी की कोई कविता सुनते हैं, किसी की चेष्टा देखते हैं, किसी का वेशभूषा देखते हैं और हमारे अंदर जो आनंद, जो परिहास का भाव उत्पन्न होता है वो हास्य रस कहलाता है। तो रस के सबसे आवश्यक जो 3 तत्व हैं वो 3 तत्व पहले समझना जरूरी है कि विभाव क्या होता है। विभाव किसी भी काव्य के जो नायक और नायिका होते हैं, किसी फिल्मांकन हो रहा है, किसी फिल्म का, किसी गाने का फिल्मांकन हो रहा है, तो उसमें जो नायक और नायिका हैं वो कहलाते हैं विभाव। नायक और नायिका से रहित कितनी भी अच्छी स्टोरी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन क्यों ना हो, कितना अच्छा प्राकृतिक वातावरण क्यों ना हो, लेकिन नायक और नायिका ना हो तो उस फिल्म को, उस नाटक को हम आप नहीं देखते। ठीक उसी तरह किसी भी काव्य में यदि नायक और नायिका का भाव नहीं है, नायक और नायिका की उपस्थिति नहीं है, तो वो नाटक सही नहीं होता। इसलिए विभाव मीन्स नायक और नायिका का होना। उसके बाद जो दूसरा सबसे आवश्यक तत्व है वो है अनुभाव। यदि कोई नायक और नायिका सीधे स्ट्रेट खड़ा होकर के अपने डायलॉग डिलीवरी करता है तो क्या हमें उसमें मज़ा आती है? नहीं। उस नायक और नायिका द्वारा की गई चेष्टाएं, जो हाव भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, वो जो व्यापार कर रहे हैं, जो चल बोल करके अपने चेहरे से, अपने आँखों से जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो कहलाते हैं अनुभाव। ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, माने अगर किसी नायक और नायिका के हास्य का प्रसंग देखें तो एकदम से किसी बात पर बोलना, बोलने पर दूसरे व्यक्ति का हंसना और हंसने के बाद पुनः नायिका का गुस्सा हो जाना, गुस्सा होने के बाद फिर प्रेम की प्रतीति होने लगना, ये सारे वो भाव हैं जो आते जाते रहते हैं। इस आते जाते रहने के कारण इसे संचारी यानी संचरण करने वाले, चलते रहने वाले भाव कहते हैं। तो जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिल जाते हैं तो उस जिस रस से संबंधित ये तीनों भाव हैं
वो उस रस से संबंधित स्थायी भाव को जागृत करता है और उसे रस के रूप में बदल देता है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार 9 स्थायी भाव हैं और उनसे संबंधित 9 रस हैं। आपकी 10वीं कक्षा में यूपी बोर्ड के द्वारा 2 रस इंक्लूड किए गए हैं, एक करुण रस और एक हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा के बारे में बात करें तो यदि किसी व्यक्ति की किसी चेष्टा को, उसकी वेशभूषा को, उसके तौर तरीके को, उसके बोलने के अंदाज को देखकर हमारे मन में यदि परिहास का भाव उत्पन्न होने लगता है तो हमारे अंतर मन में स्थित हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है और विभाव अनुभव संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की प्रतीति होने लगती है। जैसे अभी पिछली कक्षा में किसी बच्चे ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि भगवान मुझे रस दो, घोड़ा गाड़ी बस दो, कुछ भी न मिले तो मुझे कद्दूकस में कस दो। शास्त्रीय तौर पे इस दोहे को, जो उसका बनाया गया दोहा है, इसे शास्त्रीय तौर पे हम रस नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर एक गुदगुदी, एक परिहास का भाव उत्पन्न करता है। इसलिए ये हास्य रस का तथाकथित उदाहरण कहा जा सकता है। हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में जब शंकर भगवान की बारात का प्रसंग आया है तो उसमें हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में शब्द कह करके उस पूरे हास्य की शास्त्रीय परिकल्पना की गई है। इसी तरह करुण रस है। जब किसी प्रिय व्यक्ति के अनिष्ट की आशंका होती है, जब किसी प्रिय व्यक्ति के किसी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने का भय होता है, ऐसे किसी भय से जब हमारे मन में कोई दुख का, कोई शोक का भाव उत्पन्न होता है तो हमें करुण रस मिलता है। शोक नामक स्थायी भाव हर व्यक्ति के हृदय में हमेशा से रहता है और ये स्थायी भाव जब वैसे ही विभाव, अनुभव और संचारी भाव को देखता है तो यही शोक नामक स्थायी भाव करुण रस में बदल जाता है। कहते हैं कि मणि खोए भुजग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। श्रवण कुमार की माता का विलाप है जिसमें वो अपने अंधे होने के लिए निरंतर भगवान से कहती थी कि तुमने अन्याय किया मेरे साथ, मुझे इतना अच्छा पुत्र दिया और मुझे अंधा बनाया, मैं अपने पुत्र को देख नहीं सकती। लेकिन आज श्रवण कुमार की लाश को देख करके वो विलाप कर रही है कि जैसे एक सांप किसी मणि के अभाव में सर पटक पटक के जान दे देता है, ठीक उसी तरह श्रवण की माता सर पटक पटक के कह रही है कि हे भगवान, आज हमने ये अनुभव किया कि तुमने मुझे अंधा बना करके मेरे साथ न्याय किया था। तो श्रवण की माता का ये विलाप हमारे अंदर शोक के भाव को उत्पन्न करता है, इसलिए ये करुण रस का शास्त्रीय उदाहरण है। आज की कक्षा यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।